आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूँ। शेष लोग ज्वाइन करते रहेंगे। आज तकनीकी कारणों से थोड़े विलंब से कक्षा की शुरुआत हो पाई है। पिछले क्लास में हमने बिहार बजट 2024 के विषय में लगभग 10 से 15 मुख्य बिंदुओं को लिखा था, और आज उस कड़ी में योजनाओं से आगे का जो हिस्सा है उस पर हम चर्चा करेंगे। हमने कल सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट्स और उसके योजनाओं के विषय में चर्चा कर ली थी। हमने देखा था कि किस तरह से बिहार का विकास दर 2 अंकों में है, और बिहार के बाद जो कुछ एक और महत्वपूर्ण राज्य थे जिनका विकास दर बिहार के समकक्ष है, उसे हमने कल नोट कर लिया था। आज की कक्षा की कड़ी में हम हेडिंग बनाएंगे बिहार सरकार की प्रमुख पहल। 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 यहां से हम कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। हम इस कड़ी में देखेंगे कि वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार ने किन किन मुख्य योजनाओं की पहल की, जैसे सड़क निर्माण पर कितना कार्य किया अथवा इंफ्रास्ट्रक्चर के और खंडों पर कितना कार्य किया। इन सभी बिंदुओं को हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखिए। लिखिए, वित्तीय वर्ष 2024-25। वित्तीय वर्ष 2024-25 में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3,000 किलोमीटर 3,000 किलोमीटर 3,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 3,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ये थी पहली बात। अब इस कड़ी में एक दूसरा बिंदु भी महत्वपूर्ण है, सीड हब। आपने नाम सुना होगा, यह शब्द अखबारों में चर्चा में रहा था। सीड हब, SEED, सीड, HUB हब। 2024 के बजट में सरकार ने इस बात की घोषणा की थी कि 100 सीड हब बनाए जाएंगे बीजों के संरक्षण और उन्नतीकरण के लिए। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। लिखिए, बिहार को बिहार को बिहार को बीज के क्षेत्र में बिहार को बीज के क्षेत्र में बीज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने हेतु बिहार को बीज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने हेतु आत्मनिर्भर बनाने हेतु 100 सीड हब 100 सीड हब विकसित करने की घोषणा की गई है। 100 सीड हब विकसित करने की घोषणा की गई है।
100 सीड हब विकसित करने की घोषणा की गई है। घोषणा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट में उल्लेखनीय है कि 100 प्राथमिक कृषि ऋण समिति PVCS 100 प्राथमिक कृषि ऋण समिति में में कृषि संयंत्र बैंक स्थापित किए जाएंगे। में कृषि संयंत्र बैंक स्थापित किए जाएंगे। में किस कृषि संयंत्र बैंक स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। अब अगला जो बिंदु है वह मनरेगा से जुड़ा हुआ है। और ध्यान देंगे कि मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत 2005 में हुई थी और काम के अधिकार के तहत इसे लागू किया जाता है, जिसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी ली जाती है और महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित होते हैं। ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं। क्लास 10th के यदि एनसीईआरटी का आप अध्ययन करेंगे तो वहाँ अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में इस ह्यूमैनिटीज के 4th खंड में यह दिया हुआ है। अभी हम मनरेगा के विषय में लिखेंगे कि सरकार ने 2024-25 में मनरेगा को लेकर क्या प्लान किया, इसको भी लिख लीजिए। देखिए, मनरेगा के क्षेत्र में बिहार में 1.77 करोड़ 1.77 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 1.77 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। अगले पॉइंट पर ध्यान देंगे। देखिए, बिहार सरकार ने अपने संसाधनों से बिहार सरकार ने अपने संसाधनों से अपने संसाधनों से 58 लाख परिवारों को बिहार सरकार ने अपने संसाधनों से 58 लाख परिवारों को 58 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक 5 लाख रुपए तक का 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। घोषणा की है। अब ये सब किस वित्तीय वर्ष में मैं लिखा रहा हूं, कौन बताएंगे? 24-25।
अब हर एक में वो शब्द जोड़ना आवश्यक नहीं है, एक बार समझ जाएंगे। यह सभी आंकड़ा 2024-25 के वित्तीय वर्ष का है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बच्चों के समग्र विकास के लिए, बच्चों के समग्र विकास के लिए, समग्र विकास के लिए 55,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बच्चों के समग्र विकास के लिए 55,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए बिहार में, बिहार में नवीकरणीय स्रोतों से, बिहार में नवीकरणीय स्रोतों से, नवीकरणीय स्रोतों से बिजली उत्पादन का लक्ष्य, बिजली उत्पादन का लक्ष्य 2024-25 तक, 2024-25 तक 35% रखा गया है, 35%। 2024-25 तक 35% रखा गया है। ठीक है। अब आप में से कोई अभ्यर्थी जवाब देंगे कि अभी जो बिजली का उत्पादन किया जाता है वो किससे किया जाता है, अधिकांश हिस्सा कोयला से। वेरी गुड। जिसको हम कहते हैं ताप विद्युत। ठीक है, कोयला से होता है अभी। सरकार इस प्रयास में लगी है कि इस साल के अंत तक 35% नवीकरणीय स्रोतों से हो। अब नवीकरणीय स्रोतों में आप जानते हैं कि चाहे जल ऊर्जा के माध्यम से हो अथवा किसी और स्रोत जैसे सोलर ऊर्जा भी महत्वपूर्ण है। तो जल और सोलर ऊर्जा के स्कोप हैं बिहार के पास, इसको ध्यान रखेंगे। अब जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि वर्तमान जो बजट है इसमें 14%, जो कुल बजट का 14% है, वह केवल महिलाओं के क्षेत्र में खर्च किए जाने हैं। इसको लिख लीजिए नोट में, नोट में लिखिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 में, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 25 में महिलाओं पर खर्च, महिलाओं पर खर्च कुल बजट का 14%, महिलाओं पर खर्च कुल बजट का 14%, 14%, यानी 39,000 करोड़ रुपए किए जाएंगे, यानी 39,000 करोड़ रुपए किए जाएंगे। ठीक है, तो यह महिलाओं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बात थी। अब एक और पॉइंट है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्व रखेगा। वो पॉइंट ये है, अभी आपने देखा होगा कि नितिन गडकरी जी ने हाल ही में एक संभाषण में के दौरान कहा था कि हम पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी बढ़ा देंगे और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली व्हीकल की संख्या में इतना इजाफा कर देंगे कि लोग जो उपभोक्ता हैं वो इलेक्ट्रिक चालित वाहनों की तरफ आकृष्ट हो जाएंगे। और धीरे धीरे जो अनवीकरणीय संसाधन हैं, देखिएगा पेट्रोल और डीजल अनवीकरणीय हैं, और साथ साथ ये ऐसे संसाधन हैं जिनके उपयोग से गंभीर पर्यावरण प्रदूषण के होने की संभावना होती है।
इससे बचने के लिए उन्होंने घोषणा किया है कि आने वाले 5 वर्षों में जो इलेक्ट्रिक से चलने वाले वाहन हैं उसकी संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि आएगी। तो इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने भी एक घोषणा की है इस वित्तीय वर्ष में कि जो बैटरी से चलने वाले 2 पहिया वाहन हैं, 4 पहिया वाहन हैं, अथवा जो भारी वाहन है उस सब पर टैक्स में 75% का रिबेट दिया गया है इस बार से। यह एक शुरुआत है क्योंकि कुछ प्रलोभन देंगे, उसी के बाद चीज़ें ग्राउंड लेवल पर तेजी से विस्तृत हो सकती हैं। तो 75% का टैक्स रिबेट अति महत्वपूर्ण है, इसको लिख लीजिए। देखिए, महत्वपूर्ण है कि बिहार में बिहार में बैटरी से चलने वाले बिहार में बैटरी से चलने वाले 2 पहिया, 4 पहिया वाहन, 2 पहिया, 4 पहिया वाहन, यात्री वाहन एवं भारी भारी मोटर वाहन पर 75% की टैक्स छूट दी गई है। पर 75% की टैक्स छूट दी गई है। 75% की टैक्स छूट दी गई है। ठीक है, अब हम चलेंगे इलेक्ट्रिसिटी की तरफ। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि सरकार ने जब से यह घोषणा किया है कि हम बिहार में 100% स्मार्ट मीटर की व्यवस्था करने जा रहे हैं, तो जनता में उबाल का माहौल है, क्योंकि इसमें रिचार्ज करवाना पड़ता है और रिचार्ज के समाप्ति के 7 दिनों के पश्चात ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है। लेकिन यदि राजस्व के दृष्टिकोण से देखा जाए और विद्युत विभाग के भविष्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सरकार की यह योजना काफ़ी बेहतर है। इसको हम लिखेंगे। देखिए, इस वित्तीय वर्ष में 100% स्मार्ट मीटर 100% स्मार्ट मीटर लगाने की योजना है। ठीक है, एक नोट लिख लीजिए इसके बाद, तो काफी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। अभी कल ही परसों एक परीक्षा हुई है जिसमें एक प्रश्न आया था, मैं चर्चा कर देता हूं कि 2001 और 2011 की जनगणना के दृष्टिकोण से हिंदुओं की आबादी कितनी प्रतिशत बढ़ी है? कौन बताएंगे? लगभग 16% बढ़ी है। अब ऐसे प्रश्न को पूछने का क्या औचित्य है, ये कौन बताएंगे? क्यों पूछा गया? कोई अपने विचार रखें, सभी लोग वीडियो मोड में आ जाएं। कम हुई है, वेरी गुड। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई बड़े बदलाव, किसी बिंदु पर बड़े बदलाव इंगित होते हैं तो परीक्षा में उस प्रश्न को पूछ लिया जाता है। अब ऐसा प्रश्न है कि यदि आंकड़ा याद ना हो तो जवाब देना मुश्किल है। ध्यान रखिएगा, इसी ऐसा ही एक पॉइंट मैं आपको अभी लिखवा देता हूँ। और ये जो मैंने चर्चा कर दी है इसको याद रख लीजिए, 16%, 16%।
अभी हाल ही में कल परसों एक परीक्षा का पेपर मैं देख रहा था, उसमें यह क्वेश्चन आया हुआ है। हम नोट लिख रहे थे, नोट में लिखिए वर्ष 2015-17 से वर्ष 2015-17 से 2018-19 के बीच 2018-19 के बीच बिहार के मातृ मृत्यु दर में बिहार के मातृ मृत्यु दर में 47 अंक की गिरावट आई है। 47 अंक की गिरावट आई है। 47 अंक की गिरावट आई है। जबकि जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 25 अंक की गिरावट आई है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 25 अंक की गिरावट आई है। ठीक है, इसको ध्यान रख लेंगे। मातृ मृत्यु दर समझ रहे होंगे क्या होता है? क्या होता है? हम्म, मृत्यु हो जाती है किस समय? शिशुओं के जन्म के समय। इसको ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों आंकड़ा को याद रखेंगे कि बिहार में 47 अंक की गिरावट, और औसत राष्ट्रीय औसत दर्जे पर देखेंगे तो हम 25 अंक की गिरावट को देखते हैं नेशनल लेवल पर। आगे चलेंगे। देखिए 30 जनवरी 2024 तक 30 जनवरी 2024 तक बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 30 जनवरी 2024 तक बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत तहत 4766 करोड़ रुपए वितरित किए गए। 4766 करोड़ रुपए वितरित किए गए एवं एवं 2,58,888 कार्ड जारी किए गए। एवं 2,58,888 कार्ड जारी किए गए। 2,58,888 कार्ड जारी किए गए। ठीक है, अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी बिहार में काफ़ी चर्चा में है। बिहार जैसे आर्थिक रूप से कमज़ोर पृष्ठभूमि के राज्यों में जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए यह कार्ड किसी वरदान से कम नहीं है। इसको ध्यान रखेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट बिहार गवर्नमेंट ने लाया है कि जो +2 के उच्चतर माध्यमिक महाविद्यालय अथवा स्कूल्स हैं, अब तो स्कूलों में ही +2 है, तो ऐसे 78
स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत उत्कृष्ट साइंस लैब बनाया जाना है, और यह साइंस लैब आईआईटी पटना के सहयोग से बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, यानी आईआईटी पटना के सहयोग से 78 इंटर कॉलेजों में अथवा +2 जो हाई स्कूल्स हैं, वहाँ लैब बनाई जाएगी। और पिछले साल पटना में ऐसे 7 लैब बनाए गए। तो ये एक नया कदम है, क्योंकि हम देखते हैं कि बिहार में जो वर्तमान स्थिति है, उसमें जिन जिन हाई स्कूलों में पहले भी प्रैक्टिकल होते थे, आज भी होते हैं, +2 में तो होता ही था, लेकिन आप देखेंगे कि लैब में कुछ नहीं है। अधिकांश जगह लैब मृत अवस्था में है और उसे पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। अभी तक ऐसा ट्रेंड है, और बिहार में ही क्यों बल्कि देश के विभिन्न राज्यों की यही स्थिति है, कि जब प्रैक्टिकल का समय आता है तो प्रैक्टिकल के बदले में वैसे ही अंक प्रदान कर दिए जाते हैं। आप देखेंगे कि यदि 20 अंक का प्रैक्टिकल है, तो उसमें छात्र छात्राओं की स्थितियों को देखते हुए, उनकी जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि और जो सब्जेक्ट इनरिचमेंट है, उसको देखते हुए शिक्षक एक अंदाज से नंबर दे देते हैं कि 20 में 18, 20 में 15, इस तरह से मार्किंग कर देते हैं। आप लोग बताएं कि आपका एक्सपीरियंस इस क्षेत्र में कैसा रहा है, इस मामले में आपके साथ क्या हुआ था? ईमानदारी से कोई बताएंगे, जिन्होंने बिहार से 10वीं और +2 पास किया है, या आपने लेबोरेटरी में जाकर प्रैक्टिकल किया था? नहीं हुआ। तो नहीं होने का एकमात्र कारण यही है कि व्यवस्था नहीं है। यदि आज किसी 10वीं के विद्यार्थी को कह दिया जाए कि लेबोरेटरी में मीथेन बनाकर दिखाओ, तो उसे पता नहीं चलेगा कि मीथेन बनाते कैसे हैं। लेकिन मीथेन का सूत्र याद है, CH4। कैसे बनाते हैं मीथेन, कौन बताएंगे? सभी लोग वीडियो मोड में सामने रहें, और जो साइंस पृष्ठभूमि के अभ्यर्थी हैं वो निश्चित रूप से जवाब दें। वैसे इसमें किसी पृष्ठभूमि की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि यह 10वीं क्लास का टॉपिक है। तो सभी लोग 10वीं पास करके अवश्य आए हैं, तभी यहाँ बैठे हैं। लापता हो गया उत्तर। सोडियम एसीटेट के साथ सोडा लाइम को गर्म करके मिलाने पर मीथेन बनता है। ध्यान रखिएगा इसका। अब ये तो मैंने बता दिया, लेकिन फिर इथेन कैसे बनता है? तो लेबोरेटरी में यही सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। इसमें अभ्यर्थियों का दोष नहीं है, क्योंकि सिस्टम का दोष है कि मैं जिस हाई स्कूल से पास हुआ, वहाँ एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी, लेकिन जब तक हम लोग आए तो उस लाइब्रेरी में लगभग 90% चीज़ें समाप्त हो चुकी थी। जो विलियन समाप्त हुआ, वह 5 वर्षों से मंगवाया नहीं गया था। तो ऐसे में रिसर्च होना बड़ा ही मुश्किल है। इसको लिख लीजिए, इस पॉइंट को, बहुत महत्वपूर्ण है। लिखिए, आगामी वित्तीय वर्ष में, आगामी वित्तीय वर्ष में, आगामी वित्तीय वर्ष में आईआईटी पटना के सहयोग से आईआईटी पटना के सहयोग से आईआईटी पटना के सहयोग से पटना के सहयोग से 78 उत्कृष्ट 78 उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उत्कृष्ट समझते हैं ना, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, जहां लैब बना सकें फिलहाल। 78 उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उत्कृष्ट साइंस लैब की स्थापना की जाएगी। तो थोड़ा ठीक कर दीजिएगा, इसको उत्कृष्ट को हटाकर मॉडल कर दीजिए। मॉडल साइंस लैब की स्थापना की जाएगी। का नाम होगा मॉडल साइंस लैब। मॉडल साइंस लैब की स्थापना की जाएगी।
स्थापना की जाएगी। उसी में लिख दीजिए। देखिए, पिछले वित्तीय वर्ष में पिछले वित्तीय वर्ष में पटना जिले के 7 विद्यालयों में 7 विद्यालयों में इसकी स्थापना की जा चुकी है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। महत्वपूर्ण शहरों में महत्वपूर्ण शहरों में महत्वपूर्ण शहरों में 210 मेगावाट महत्वपूर्ण शहरों में 210 मेगावाट हरित ऊर्जा आपूर्ति करने 210 मेगावाट हरित ऊर्जा आपूर्ति करने एवं एवं 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करने के लिए एवं 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करने के लिए एसईसीआई के साथ, एसईसीआई का अर्थ है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एसईसीआई के साथ बिहार सरकार ने समझौता किया है। एसईसीआई के साथ बिहार सरकार ने समझौता किया है। अब इसमें मैं बता दूं एक चीज, लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए, दिन के समय रखा गया है कि दिन के समय में सोलर ऊर्जा से बिजली उत्पन्न किया जाएगा, और जब शाम ढल जाएगी एक स्टोरेज पंप की व्यवस्था होगी जिसके माध्यम से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इसको आप मौखिक रूप से याद रख लीजिए, ये पूछा नहीं जाएगा आपसे। एसईसीआई महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। अब एक जो सरकार का स्कीम है वो है मेडल लॉ नौकरी पॉ। मैंने चर्चा भी की थी कि हाल ही में राजगीर में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, इसको नहीं भूलेंगे, आप सभी के संज्ञान में होगा। तो बिहार चूंकि विगत कई दशकों से खेल के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ था, गवर्नमेंट के वर्तमान प्रयासों ने बिहार को एक नई दिशा दी है, और इसी वर्ष 71 खिलाड़ियों को खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के कारण गवर्नमेंट सर्विस में हेतु नियुक्ति पत्र दिया गया है विभिन्न पदों पर। मतलब डायरेक्ट आप डीएसपी बन सकते हैं यदि आप बिहार के लिए कोई मेडल लाते हैं तो। दूसरा भी रास्ता है, एक तो रास्ता है कि काफ़ी पढ़ लिख कर पीटी मेंस और साक्षात्कार देकर, और दूसरा रास्ता है कि किसी खेल में बेहतर प्रदर्शन कर लें और बिहार के लिए कोई मेडल ले आते हैं,
तो डायरेक्ट एसडीएम। दूसरा भी रास्ता है। तो सरकार ने इस पहल को इसीलिए आगे बढ़ाया ताकि खेल की तरफ भी युवाओं का रुझान हो सके। पहले एक कहावत हुआ करता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। आपने सुना होगा ये कहावत। तो उल्टा है। अब खेल का जो क्षेत्र है बड़ा व्यापक है। इसमें ग्लैमर भी है। एक खिलाड़ी बहुत जल्दी पब्लिक फिगर भी बन जाता है। और मैं समझता हूँ कि आजकल यदि कोई सर्वोत्कृष्ट कैरियर होगा, खेल उसमें शामिल है। कहने की आवश्यकता नहीं है। इस पॉइंट को लिख लीजिए। देखिए, मेडल लॉ नौकरी पाओ योजना। मेडल लॉ नौकरी पाओ योजना के तहत के तहत के तहत खेल के क्षेत्र में के तहत खेल के क्षेत्र में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले और बिहार का नाम रोशन करने वाले और बिहार का नाम रोशन करने वाले बिहार का नाम रोशन करने वाले 71 खिलाड़ियों को 71 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। 71 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है बिहार की, जिसका नाम है स्वच्छांगिनी परियोजना। क्या है ये? क्या है ये परियोजना? ये परियोजना है कि जो पटना नगर निगम है, तो आप देखेंगे कि पटना में जो मलिन बस्तियां हैं उसमें काम करने वाली महिलाओं के हेतु जो उद्यमिता को बढ़ावा देना है, उसी के संदर्भ में यह योजना लाई गई है। तो जरूर लिखिए। देखिए, पटना नगर निगम क्षेत्र में पटना नगर निगम क्षेत्र में पटना नगर निगम क्षेत्र में मलिन बस्तियों में मलिन बस्तियों में रहने वाली मलिन बस्तियों में रहने वाली महिलाओं के महिलाओं के उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छांगिनी परियोजना की शुरुआत की गई है। स्वच्छांगिनी परियोजना की शुरुआत की गई है, जो जो
नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रमुख पहल है। जो नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रमुख पहल है। अब एक दो पॉइंट और महत्वपूर्ण हैं। जैसे आप देखेंगे कि विकलांगों को 4% का क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और यह मुद्दा तब अधिक हाईलाइट में आया जब शिक्षक भर्ती में जो 2017 बैच की नियुक्ति आई थी, उसमें दिव्यांग का जो यूनियन है वह सुप्रीम कोर्ट तक इस अधिकार को लेकर पहुंच गया था। तो इस पॉइंट को लिख लीजिए। देखिए, दिव्यांगों के लिए नेक्स्ट पॉइंट, दिव्यांगों के लिए 4% के 4% के शैक्षिक आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 4% के शैक्षिक आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए, किसानों पर 2028 तक, किसानों पर 2028 तक 2028 तक 1.2 लाख करोड़, 1.2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अभी हाल ही में एक हॉस्पिटल, सह मेडिकल कॉलेज काफी चर्चा में रहा, जिसमें श्री राम जानकी का नाम उल्लेखनीय है, जो समस्तीपुर के सराय रंजन में बन रहा है। और इसमें 500 बेड वाले हॉस्पिटल के साथ मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की गई है। इसको लिख लीजिए। देखिए, हाल ही में समस्तीपुर के सराय रंजन में हाल ही में समस्तीपुर के सराय रंजन में समस्तीपुर के सराय रंजन में 551 करोड़ की लागत से 551 करोड़ की लागत से लागत से 500 बेड की क्षमता वाला 500 बेड की क्षमता वाला 500 बेड की क्षमता वाला श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल
हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है, का निर्माण किया जा रहा है, किया जा रहा है, जो जो स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देगा, जो स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देगा, महत्वपूर्ण योगदान देगा। ठीक है, हम अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। लिखिए, वैशाली जिले के बिहार में वैशाली जिले के बिहार में वैशाली जिले के बिदुपुर बिहार में वैशाली जिले के बिदुपुर में बिदुपुर में पान उत्पादन एवं विकास के लिए पान उत्पादन एवं विकास के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं। पान उत्पादन एवं विकास के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें स्थानीय किसानों को लाभ मिलेगा। जो स्थानीय किसानों को मदद करेगा। अभी बिहार में प्लग एंड प्ले सेट वाला चर्चा में था। यह सब स्टार्टअप की दुनिया में एक नए कदम है, ध्यान रखिएगा। ये पटना के बिहटा में इसकी शुरुआत हुई है, जो किसी भी स्टार्टअप को, किसी भी उद्योग को त्वरित गति देने में काम आएगा। इसको भी लिख लीजिए। कल हमने बजट में पढ़ा भी था कि बिहार सरकार आने वाले वर्षों में स्टार्टअप पर काफ़ी जोर देने जा रही है, और जिस भी क्षेत्र को विकासशील से विकसित होना है, वहाँ स्टार्टअप के बिना अब काम नहीं चल सकता, क्योंकि सरकारी क्षेत्रों में जॉब की एक सीमा है, और केवल सरकारी क्षेत्र के बल पर ही अब विकास संभव नहीं है। तो सरकारें स्टार्टअप को बढ़ावा देकर और कॉरपोरेट कल्चर को भी बढ़ावा देने का काम कर रही है, ताकि जन जन को रोजगार भी मिल जाए और जन सुविधाओं में वृद्धि हो। आप देखेंगे कि रेलवे को भी हाल ही में कुछ वर्षों में प्राइवेट बॉडीज के हाथ में दिया जा रहा है, ताकि जन सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इस कड़ी में अति महत्वपूर्ण है, इस सबको ध्यान रखेंगे। लिखिए, पटना के बिहटा पटना के बिहटा के सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में पटना के बिहटा के सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में, ठीक है, पटना के बिहटा के सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में प्लग एंड प्ले का अर्थ क्या होता है, कौन बताएंगे? एक मुहावरा है इंग्लिश में। प्लग एंड प्ले का मतलब होता है कि स्विच दबाइए और प्ले कीजिए। प्लग एंड प्ले शेड
प्लग एंड प्ले शेड का उद्घाटन किया गया है, का उद्घाटन किया गया है, का उद्घाटन किया गया है, जो जो उद्योगों के त्वरित संचालन में मदद करेगा, जो उद्योगों के त्वरित संचालन में मदद करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, आप अब देख पा रहे हैं कि बजट कितना बड़ा होता है। इसके पूर्व में कितने अभ्यर्थियों ने इतने विस्तार में किसी बजट को पढ़ा है? आप में से कोई हैंड रेज करें कि आपने कहाँ पढ़ा है। कहीं नहीं पढ़ा। देखिए, जब हम परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ध्यान रखिएगा, सफलता उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलती है जिनके पास विशिष्ट तैयारी होती है। जो सिलेबस में डिफाइंड बिंदु हैं कि इस बिंदु पर हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, उन बिंदुओं पर गहराई से आपकी समझ विकसित होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट के साथ तथ्य भी आपके साथ होने चाहिए, और एक ऐसी संकलित नोटबुक हो, फेयर कॉपी हो, कि आप परीक्षा से 15 दिन पहले यदि पढ़ना शुरू करें तो आप 15 दिन में एक बार समाप्त कर लें। ऐसी तैयारी होनी चाहिए। आज के परीक्षाओं में इसी तरह से सफलता मिलती है। और खास करके हम बीपीएससी के बैच में हैं, तो बीपीएससी एक ऐसी परीक्षा है जिसमें कई बार आप देखिएगा कि जब परीक्षा नज़दीक आता है तो कई लाख अभ्यर्थी तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन वो सफल नहीं होते। क्योंकि अब आपको लग रहा होगा, एक एक टॉपिक जो इतना विस्तार से हम कर रहे हैं, क्या परीक्षा के नज़दीक के दिनों में यह संभव हो पाएगा? जैसे कई क्लासेस क्रैश कोर्स चलाती हैं, तो क्रैश कोर्स भी उसी के लिए प्रभावी है जिस अभ्यर्थी ने पूर्व में 1 सवा साल गंभीर परिश्रम किया है। यह आपको अब अवगत हो रहा होगा, और यहीं से आंकड़ों से प्रश्न आ जाते हैं। जैसे इस बार कल परसों ही मैं देख रहा था कि एक परीक्षा में जो मैंने कहा कि हिंदुओं की आबादी कितने परसेंट बढ़ी, तो जाहिर सी बात है कि 2001 और 11 की जो दो लेटेस्ट डेमोग्राफी हैं, जनगणनाएं हैं, वो हमारे पास जब तक नहीं होंगी तब तक तुलना करना मुश्किल है। उसी तरह से मैंने एक दिन चर्चा कर दिया था कि 2011 में पुरुष और महिला के साक्षरता में 17% का अंतर है। 82 - 65, 82% पुरुष और 65% महिलाएं साक्षर हैं आंकड़ों के हिसाब से। तो इन सब पर हमें गौर करना चाहिए। हमें दो अलग अलग आंकड़ों में अंतर करने की क्षमता आनी चाहिए। जैसे 2023 और 24 के बजट में क्या डिफरेंस है, किस किस बिंदु पर हम आगे चले गए, कहाँ कहाँ किस सूचकांक में हम नीचे गिर गए। अब जब 25 का बजट आएगा, चाहे बिहार का हो अथवा भारत का हो, आपको दो ही बजट तैयार करना है। क्योंकि सेंट्रल की कोई परीक्षा देते हैं तो राष्ट्रीय बजट जो मैं पढ़ाऊंगा एक आध दिन के बाद वो देख लीजिएगा, और स्टेट की जो बजट है वो आपके राज्य की परीक्षाओं में काम आएगी। और तुलनात्मक रूप से जब आप अध्ययन करेंगे, जैसे अभी मैंने मातृ मृत्यु दर के विषय में बताया, तो देखिए कि बिहार कितना अंक ऊपर चला गया है। माने ऊपर जाने का मतलब है कि कमी आई है उसमें, राष्ट्रीय औसत से भी ऊपर चल रहा है। चलना भी है क्योंकि बिहार में मातृ मृत्यु की दर पहले काफ़ी ज़्यादा थी। एक एक पॉइंट को आप देखते हुए चलेंगे, प्ले एंड प्लग को याद रखेंगे इस कड़ी में, मेडल और नौकरी पाओ को कभी नहीं भूलेंगे, राजगीर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को कभी नहीं भूलेंगे। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास एक समग्रता के साथ आपकी तैयारी बढ़ती जा रही है। मैं आगे चलूंगा, नेक्स्ट पॉइंट में हम चलेंगे। अभी ये लास्ट में हमने क्या लिखा है, प्लग एंड प्ले शेड। अब हम लिखेंगे जीविका के विषय में। देखिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 में, वित्तीय वर्ष 2024-25 में, 2024-25 में 50 वित्तीय वर्ष 2024-25 में 50 जीविका दीदी की रसोई,
ध्यान रखिएगा, ये सारे नए पहल हैं सरकार के। 50, जीविका दीदी की रसोई खोलने का लक्ष्य रखा गया है। खोलने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे जिससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा, जिससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा एवं एवं जीविका के द्वारा एवं जीविका के द्वारा जीविका के द्वारा 32 जिलों और 100 प्रखंडों में 32 जिलों और 100 प्रखंडों में जीविका पुस्तकालय खोलने की तैयारी है। जीविका पुस्तकालय खोलने की तैयारी है। जीविका पुस्तकालय खोलने की तैयारी है। ठीक है। अब हम चलेंगे एक अगले बिंदु की तरफ। अब चूंकि हम सभी अवगत हैं कि जो वर्तमान दौर है यह आईटी का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। तो बिहार सरकार ने इस बिंदु की महत्ता को देखते हुए आईटी नीति, जो बिहार आईटी नीति 2024 के नाम से जाना जाता है, उसे लॉन्च किया है। और यह आईटी नीति लगभग अगले 5 साल तक कार्य करेगी। इसको भी लिख लीजिए, क्योंकि यह बिहार की पहली समृद्ध आईटी नीति है जिसमें एक बड़े रोड मैप पर कार्य किया गया है। लिखिए, बिहार आईटी नीति आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बिहार आईटी नीति 2024 के माध्यम से बिहार आईटी नीति 2024 के माध्यम से आईटी के क्षेत्र में आईटी के क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार को बढ़ावा मिलेगा जो अगले 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगा। जो अगले 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगा। ठीक है। हम एक एक क्षेत्र को टच करके देख रहे हैं। हम एक तरफ सड़क को भी देख रहे हैं, कृषि पर भी जोर दे रहे हैं, महिला सशक्तिकरण को केंद्र बिंदु में रखकर चल रहे हैं, और साथ ही हम स्टार्टअप्स और आईटी को भी देख रहे हैं। आपको जब भी देखना हो इकोनॉमी, आप इन 4-5 बिंदुओं पर विशेष फोकस कीजिए, जहां आज लगभग राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी सरकार का बहुआयामी फोकस बना रहता है। और एक अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वर्तमान दौर में यदि आप अधिकारी बनते हैं तो आपको इन सभी बिंदुओं पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। यह अत्यंत आवश्यक है। और यदि आपकी पकड़ इन सभी बिंदुओं पर रहती है, आप किसी भी राज्य का साक्षात्कार पीसीएस में जाकर देते हैं तो आपका साक्षात्कार बेहतर ही जाता है। क्योंकि आरंभ में जब आप अपना परिचय इत्यादि देकर आगे बढ़ते हैं
तो फिर कहीं ना कहीं प्रश्न इन्हीं बिंदुओं में घूमते हैं। और करंट आंकड़ों से यदि आप अवगत होते हैं, आपकी स्थिति बहुत बेहतर होती है। खास करके मैंने कहा भी है कि आजकल ऑफिसर के रूप में एक टेक्नोक्रेट चाहिए, और यदि आप में यह गुण है तो आपकी सफलता सुनिश्चित होती है। अब हम एक अन्य बिंदु की भी चर्चा करेंगे। आपने सुना होगा कि 2024 के बजट में इस बात का प्रावधान है कि रक्षाबंधन के अवसर पर जो महिलाएं हैं वह एक दिन के लिए मुफ्त यात्रा कर सकती हैं बिहार में। क्या कोई इससे अवगत है? और ऐसा नहीं है कि प्राइवेट बस में मुफ्त यात्रा होगी, राज्य सड़क परिवहन के जो बस हैं उसमें मुफ्त यात्रा होगी। जो गवर्नमेंट के अंदर में आता है, जो राज्य सड़क परिवहन के अंदर में जो वाहन आते हैं, उसमें मुफ्त यात्रा होगी। इसको ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिए। लिखिए, रक्षाबंधन के अवसर पर, रक्षाबंधन के अवसर पर, अवसर पर महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए राज्य सड़क परिवहन द्वारा, राज्य सड़क परिवहन द्वारा मुफ्त यात्रा की घोषणा, फ्री जर्नी, मुफ्त यात्रा की घोषणा बजट में की गई है। मुफ्त यात्रा की घोषणा बजट में की गई है। बजट में की गई है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गरीब परिवारों को, की लिखिएगा, गरीब परिवारों की, गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु, गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु, सुधारने हेतु छोटे छोटे व्यवसाय स्थापित करने के लिए, छोटे छोटे व्यवसाय स्थापित करने के लिए 2 लाख रुपए की सहायता का प्रावधान है। 2 लाख रुपए की सहायता का प्रावधान है। सहायता का प्रावधान है। इस प्रकार हमने बजट को विभिन्न आयामों के माध्यम से देखा है, उसका अध्ययन किया है। अब कक्षा के लास्ट में मैं कहता भी हूं कि कुछ बूस्टर फैक्ट्स होते हैं, जो मुख्य धाराओं में कुछ बातें छूट जाती हैं, रह जाती हैं, उसे हम बूस्टर फैक्ट्स के माध्यम से देख लेते हैं। तो हेडिंग बनाकर लिखिए, बूस्टर फैक्ट्स, मुख्य बातें या महत्वपूर्ण बातें जो बच गई हैं कुछ। बूस्टर फैक्ट्स। पहला पॉइंट लिखिए, लिखिए, वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा किया है कि, वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा किया है कि चालू वित्त वर्ष में, चालू वित्त वर्ष में 2.5 करोड़ लोग, चालू वित्त वर्ष में 2.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ उठ गए हैं। चालू वित्त वर्ष में 2.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट, हेडिंग में लिखिए स्थिर मूल्यों पर विकास दर। स्थिर मूल्यों पर विकास दर। स्थिर मूल्यों पर विकास दर। इसमें आप तीन का नाम याद रखिए। एक तो विश्व कितने विकास दर पर है, भारत कितने पर है, और बिहार कितने पर है। तो पहला लिखिए विश्व और तीर का चिन्ह। विश्व और तीर का चिन्ह। विश्व और तीर का चिन्ह 3.1%। अर्थात पूरी दुनिया का विकास दर अभी 3.1% है। भारत का कितना है, कौन बताएंगे? वेरी गुड, ठीक ही है, 7.24 है तो ठीक है। राउंड फिगर में आप याद रख सकते हैं। देखिए भारत 7.24% या लगभग 7.3%। भारत का सदैव याद रखिएगा, क्योंकि नेशनल लेवल के किसी भी परीक्षा में बार बार पूछा जाएगा। बिहार में भी पूछा जा सकता है। और बिहार कितना है? बिहार में लिखिए 10.64%। यह तीनों हाल के आंकड़े हैं, विश्व का, भारत का और दुनिया का। 10.64%। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए बिहार में कुल बिजली उत्पादन क्षमता, बिहार में कुल बिजली उत्पादन क्षमता 14,024 मेगावाट है। 14,024 मेगावाट है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए अति महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के के जल जीवन रैंकिंग के अनुसार, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन रैंकिंग के अनुसार, जल जीवन रैंकिंग के अनुसार अनुसार बिहार के चार जिले, बिहार के चार जिले समस्तीपुर, समस्तीपुर, शेखपुरा, शेखपुरा, सुपौल और बांका, सुपौल और बांका, और बांका देश के टॉप 5 जिलों में शामिल हैं। देश के टॉप 5 जिलों में शामिल हैं। ठीक है।
नोट लिखिए इसके बाद। नोट देखिए, 1810 करोड़ की लागत से 1810 करोड़ की लागत से कजरा, कजरा लखीसराय में है। 1810 करोड़ की लागत से कजरा में, कजरा ब्रैकेट में लखीसराय में 185 मेगावाट क्षमता वाली, 185 मेगावाट क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है। सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है। सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है जो, जो को काट के लिखेगा जिसमें, जिसमें बैटरी भंडारण प्रणाली शामिल है, जिसमें बैटरी भंडारण प्रणाली शामिल है। ठीक है। इसका अर्थ ये है कि दिन भर तो सोलर से काम चल जाएगा, सूर्य की ऊर्जा से काम चलेगा, और रात्रि में जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसके लिए बैटरी बनाई गई है, जिसमें दिन में बैटरी क्या होगा, चार्ज हो जाएगा, और फिर रात में भंडारित जो ऊर्जा है उससे हम ऊर्जा गतिविधियों की पूर्ति करेंगे, ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, तीन चार और बिंदु होंगे जो महत्वपूर्ण होंगे, इसको लिख लिया जाए। देखिए, बिहार में गरीबी दर में, बिहार में गरीबी दर में 18.13% की कमी आई है। 18.13% की कमी आई है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में बैंकों का, बिहार में बैंकों का ऋण जमा अनुपात, सीडी रेशियो कहते हैं इसे, ऋण जमा अनुपात, बिहार में बैंकों का ऋण जमा अनुपात 56.56% है। 56.56% है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो ये है, आपसे पूछा जा सकता है कि 2024-25 का जो बजट है, इस बजट का कितना प्रतिशत विकास के मद में खर्च किया गया। आप इस प्रश्न का अर्थ समझ पा रहे हैं कि विकास का मद क्या होता है? यानी ऐसे मद जिससे सरकार को डेवलपमेंट की आशा हो भविष्य में। तो याद रखिएगा, लगभग 63.63% की जो राशि है यह डेवलपमेंट के मद में खर्च की गई है, भविष्य में राज्य के विकास हेतु खर्च किया गया है। अब विकास में सड़क भी आता है, हेल्थ भी आता है, साथ साथ देखिएगा कि जो आईटी नीति है, उसके बाद स्टार्टअप की जो नीति है, ये सब विकास के दायरे में ही आता है। इसको लिख लीजिए। देखिए, इस बजट में
विकासात्मक मद में, इस बजट में विकासात्मक मद में 63.46%, 63.46% की राशि खर्च की गई है, की राशि खर्च की गई है। ध्यान दीजिएगा। अब एक पुरस्कार भी है इस कड़ी में, जो हमारा केंद्रीय कृषि मंत्रालय है, उसने कृषि नेतृत्व का पुरस्कार बिहार को ही दिया है। इसको भी लिख लीजिए। देखिए, कृषि मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय कर दीजिएगा, केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा द्वारा बिहार को, बिहार को कृषि नेतृत्व का पुरस्कार दिया गया है। बिहार को कृषि नेतृत्व का पुरस्कार दिया गया है, दिया गया है। ठीक है। पिछले क्लास में हमने लगभग पोशाक योजना इत्यादि को लिखवा दिया था। इस सब को भी एक बार देख लेंगे कि जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं, उनको पोशाक के लिए 400 रुपया दिया जाता है। अखबारों के माध्यम से भी आप इससे अवगत रह सकते हैं। ये सब सामान्य बिंदु है। अब एक पॉइंट रह रहा है जो हरित बजट का हिस्सा है। मैंने कह दिया था कि 2020-21 से लेकर और अब तक कितने हरित हरित बजट बजट आ चुके हैं। कल ही लिखवाया था, परसों 5 हरित बजट आ चुके हैं। तो हरित हरित बजट को कभी नहीं भूलिएगा। जो ग्रीन बजट है बिहार गवर्नमेंट का, उसे कभी नहीं भूलिएगा। क्योंकि जब से इस दुनिया में एजेंडा 21 की मीटिंग हुई है, उसके बाद, और खास करके जब से पर्यावरण के प्रति संपूर्ण दुनिया के समस्त देशों का ध्यान आकृष्ट हुआ है, तब से जहां जहां भी हरित शब्द जुड़ जाता है, वह अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप में से कितने अभ्यर्थी थक चुके हैं, पहले ये बताएं, या अभी और कुछ देर कार्य कर सकते हैं? सभी लोग कार्य कर सकते हैं। ठीक है। मैं थोड़ा सा और समय ले लेता हूँ। डेटा बचा हुआ है कि खत्म हो गया? कितने लोगों का, कितना बचा हुआ है? अर्थात खतरे में है। जो 4G के क्षेत्र के छात्र हैं, उनका डेटा खतरे में है। ऐसा करते हैं, फिर अगली क्लास में इसको लिखवाएंगे। हरित बजट में 8-10 बिंदु हैं जो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, और पूछा ही जाएगा, यह निश्चित है। क्योंकि जब सरकार इस पर उतर चुकी है और आने वाले भविष्य में समय की मांग भी यही है, तो ग्रीन बजट कहीं ना कहीं आपके भावी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। आज मैं इस तथ्य को यहीं छोड़ देता हूँ। कल हम, जो कल की क्लास होगी, उसमें हम केंद्रीय बजट को देखेंगे। मैंने कहा भी था कि जब बजट की क्लास शुरू होगी, तो 2-3 दिन स्टैटिक पोर्शन को स्थगित करके केवल और केवल बजट की ही पूरी क्लास चलेगी। क्योंकि करंट अफेयर्स ही वो पोर्शन है जहां हम दूसरों से कंपटीशन में बहुत आगे निकल जाते हैं। तो कल की जो क्लास होगी, वह केंद्रीय बजट की होगी, और केंद्रीय बजट की कड़ी में ही समय निकालकर हरित बजट लिखवा देंगे जो बिहार का है। कॉपियां दोनों की अलग रखिए। जो केंद्र वाली कॉपी है उसमें केंद्रीय बजट को लिखिए, और जो बिहार स्पेशल की कॉपी आपने बनाई है, उसमें आप बिहार बजट को लिखिए, ताकि दोनों अलग अलग रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं कक्षा के समाप्ति की घोषणा करता हूँ। बताइए, दोबारा बताइए, पूछिए। हम्म। हम्म। एक बार दोबारा से बताइए। हम्म। वो इस एक साल की योजना है। वो 2024-25 के
बजट की योजना है, लेकिन यह योजना बहुत पहले से चल रही है। तो जो कार्ड धारक हैं वो अब तक हैं, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, वो इस साल का बजट है, लेकिन टोटल जो कार्ड धारक हैं वो इतने हैं, जो विभिन्न सालों को मिलाकर हैं, उसको देख लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। और किसी अभ्यर्थी का कोई प्रश्न है, पूछ लें। नहीं है। कल आप तैयार होकर 7:15 में आएंगे। आज कक्षा की शुरुआत मैंने थोड़ी विलंब से की, क्योंकि एक निजी कार्यवश मुझे कहीं जाना था। लौटते हुए थोड़ा लेट हो गया, तो मैंने पूर्व में सूचित कर दिया था। कल आपकी कक्षा ससमय 7:15 में शुरू हो जाएगी। कितने अभ्यर्थी हैं जो चाहते हैं कि कल की क्लास पहले शुरू हो जाए, क्योंकि कल हो सकता है कि मैं कल छुट्टी में रहूं। बहुत सारे अभ्यर्थी। आदित्य जी, ठीक है, कितना बजे शुरू कर दिया जाए? 7 बजे? ठीक है, चलिए, फिर टाइम वही रहेगा, 7:15 ही रखते हैं फिर। और कल हम भारत के बजट को देखेंगे, जो 2024 का बजट है। देखेंगे कि यदि 23 के बजट की महत्ता मुझे दिखलाई पड़ेगी। वैसे आपने देखा होगा, अभी जो बीपीएससी ने परीक्षाओं में प्रश्न पूछे हैं, या जो सेंट्रल लेवल की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसमें 2022 तक के आंकड़े उठाकर पूछे जा रहे हैं। और यह चौंकाने वाला है। और इतने बड़े डेटा को संभाल कर रखना और याद करना सहज नहीं है। तो मैंने भविष्य में इन सब चीज़ों की संभावनाओं को देखते हुए 2023 से ही डेटा को आप तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। तो मैं अध्ययन करके देखता हूं कि यदि मुझे लगेगा कि 2023 के बजट में कुछ ऐसी बातें हैं या मुख्य बातें हैं जो आने वाले समय में पूछी ही जाएंगी, तो फिर हम 23 से बजट को लेकर चलेंगे केंद्र में, और फिर 24 का देखेंगे। अन्यथा 24 का तो देखना जरूरी है ही, क्योंकि 25 का बजट भी आपके समक्ष आने वाला है, और ढेर सारी सौगात और संभावनाओं को लेकर आएगा। एक बड़ा रोड मैप लेकर होने आने की संभावना है। इन्हीं शब्दों के साथ हम क्लास को आज समाप्त करते हैं, और सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।